गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 अध्याय 5 संस्थाओं का कामकाज। इसके अंतर्गत हम आज इस अध्याय में दिए गए जो प्रमुख प्रश्न उत्तर हैं उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, मंडल आयोग क्या था, उसकी नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके प्रमुख प्रस्ताव क्या थे। या मंडल आयोग क्यों नियुक्त हुआ था और उसने सरकार को क्या प्रस्ताव पेश किए थे। तो देखिए, ये जो मंडल आयोग है वो 1979 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसे द्वितीय पिछड़ी जातियों का आयोग कहा गया। इसका मुखिया बीपी मंडल था, जिसके कारण इसे मंडल आयोग कहते हैं। भारत सरकार ने 1779 में एक आयोग नियुक्त किया, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि देश के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं, ऐसी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, उनकी पहचान करके उनकी एक लिस्ट बनाना और फिर उनके उत्थान के लिए या उन पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए कुछ सुझाव है वो देने थे। तो इस आयोग की नियुक्ति 1979 में भारत सरकार द्वारा इसको नियुक्ति की गई, जिसको द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग कहा गया है। पहला जो पिछड़ी जाति आयोग है वो 1953 में उसकी नियुक्ति की गई थी और उसके जो मुखिया थे उनका नाम कालेकर था, इसलिए उसको कालेकर आयोग भी कहा जाता है। दूसरा क्या कि यह भारत में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के मानदंड खोजने के लिए इसको नियुक्त किया गया, इसको बैठाया गया। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके साथ समाज के अंदर भेदभाव होता है, या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो समाज के अंदर उन वर्गों की पहचान करके और उनकी एक लिस्ट इसको बनानी थी और फिर उनके उत्थान के लिए जो प्रस्तावित कदमों का सुझाव देने के लिए इसको नियुक्त किया गया कि कौन कौन से कदम हैं उनके उत्थान के लिए उठाए जाने चाहिए। तीसरा क्या था, इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि इसका मुख्य प्रस्ताव क्या था कि 27% सरकारी नौकरियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। कि अगर इन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को का उत्थान करना है तो उनको 27% जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में दिया जाना चाहिए। इससे पहले भारत के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं उनको मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया था, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। तो ये तीसरा वर्ग है, इसका और निर्माण किया गया और इसका जो नाम था वो था सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग, जिसको SEBC मतलब S मतलब सोशली, E मतलब इकोनॉमिकली, B मतलब बैकवर्ड, C मतलब क्लासेस। तो जो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो वर्ग थे, उनकी पहचान करना इसका मुख्य काम था मंडल आयोग का। इसके बाद देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो संस्थाओं के लिए आग्रह क्यों करती है, या
लोकतांत्रिक सरकारों के अंदर जहाँ पर लोकतंत्र है, जहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं, वहाँ पर इन राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राजनीतिक संस्थाएं मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं कि विधायिका है जो कानून बनाने वाली एक संस्था है, कार्यपालिका उसको लागू करने वाली एक संस्था है, और न्यायपालिका क्या है, उन कानूनों की रक्षा करने वाली एक संस्था है। तो इन संस्थाओं का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, पहला कि देश को चलाने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं जिनके आधार पर मनुष्य का जीवन निर्धारित होता है, और कर संग्रह करना, कर इकट्ठा करना, देश के लिए नीतियां बनाना आदि। तो इन कार्यों के लिए कई प्रकार के प्रबंध आजकल के लोकतंत्र में किए जाते हैं, और ऐसे ही प्रबंधों को संस्थाएं कहा जाता है। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र तभी अच्छी प्रकार से काम कर सकता है जब ये संस्थाएं उन्हें दिए गए कार्य को सुचारू रूप से करती है। जो भी कार्य इन संस्थाओं को सौंपा जाता है तो ये संस्थाएं उस कार्य को बड़े ही सही तरीके से करती है, तभी लोकतांत्रिक सरकारें सही तरीके से काम कर सकती है। उसके बाद देखिए कि इससे लोगों के विशाल भाग से परामर्श करके किसी निर्णय को लेने की सुविधा मिलती है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं या लोकतांत्रिक जो संस्थाएं होती हैं, तो वहाँ पर क्या है, किसी एक व्यक्ति की जो निर्णय है वो नहीं चलता है। तो क्या करता है कि बड़े जो विशाल भाग से बहुत सारे लोगों से किसी बात के ऊपर, किसी नीति के ऊपर विचार विमर्श करता है, तब जा कर के कोई निर्णय लिया जाता है। तो इससे लोगों के विशाल भाग से परामर्श करके किसी निर्णय को लेने की सुविधा मिलती है। उदाहरण के लिए कि भारत के मामले में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसे संस्थान हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये कुछ ऐसे संस्थान हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत जो निर्णय हैं वो लेते हैं, नीतिगत निर्णय लेते हैं। नौकरशाह एक साथ काम करते हुए जो इनके नीचे जो काम करते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, मंत्रियों के निर्णयों को लागू करने के लिए, कदम उठाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनको कार्यपालिका कहा जाता है। और जो कैबिनेट और प्रधानमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए, इसको विधायिका कहा जाता है। और इनको लागू करने का जो काम करता है उसको कार्यपालिका कहा जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों और सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करता है। तो सभी प्रकार की जो अदालतें हैं उनको न्यायपालिका कहा जाता है। तो ये उदाहरण दे करके समझाया गया है कि हमारे देश में जो संस्थाएं हैं उनका क्या महत्व है, या वो हमारे देश के लिए क्यों ज़रूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर इन संस्थाओं का होना कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पढ़ते हैं कि भारत में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करें। कि भारत में मुख्य रूप से 3 संस्थाएं हैं वो काम करती है, विधान पालिका जिसको विधायिका बोलते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिमंडल के जो अन्य मंत्री हैं, तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत जो नीतियां हैं उनके निर्णय लेती है। तो ये नीतियां बनाती है, ये कानून बनाती है। कानून बनाने का जिम्मा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनका होता है, तो इसको विधान पालिका कहा जाता है। इसके बाद आता है कार्यपालिका, जो नौकरशाह होते हैं, जो मंत्रियों के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए, कदम उठाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये इसके अंदर क्या है, जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसके अंदर क्या है, ये विभिन्न विभागों के जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं, और एक होता है स्थायी कार्यपालिका जिसके अंदर क्या है, सरकार के सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिनको नौकरशाह कहा जाता है। तीसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक संस्था है जहां नागरिक तथा सरकार के बीच के झगड़े सुलझाए जाते हैं। तो जितने भी अदालतें हैं, हमारी जिला अदालतें हैं या राज्य स्तर पर जो अदालतें हैं, या हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है जो सबसे बड़ी अदालत है पूरे देश की, तो वहाँ पर क्या है, इन झगड़ों को सुलझाया जाता है। अगर इनके बीच में कोई विवाद होता है, विधान पालिका कार्यपालिका के बीच में कोई विवाद होता है, तो इन विवादों को कहाँ पे, न्यायालय के अंदर सुलझाया जाता है। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि एक लोकतंत्र में संसद की भूमिका का मूल्यांकन करें। कि संसद का किसी देश के अंदर होना या किसी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर होना, संसद का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए,
पहला, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। तो संसद क्या करती है? कानून बनाती है। दूसरा, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहा जाता है। इनको विधायिका कहा जाता है जो कानून बनाने वाली संस्था है हमारे देश के अंदर। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है। क्या करती है संसद? नए कानून बना सकती है। मौजूदा जो कानून है उसको ख़त्म कर सकती है, उसकी जगह नए कानून है वो बना सकती है। अब देखिए, नए कानून हैं उनको बनाना संसद का काम है कि नया कानून 3 तलाक के ऊपर क्या है, जैसे उदाहरण के लिए 3 तलाक को बैन कर दिया भारत के अंदर, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा क्या है कि मौजूदा कानून को ख़त्म करने की, मौजूदा जो कानून था जैसे धारा 370 थी उसको हटा दिया गया, तो ये जो वो कानून था उसको ख़त्म कर दिया गया। उसकी जगह नए कानून बना देना। उसकी जगह क्या था कि जम्मू कश्मीर को अब क्या है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और उसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो ये सब काम किसका होता है? संसद का होता है। दूसरा क्या है? दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है कि जो सरकार चलाने वाले हैं, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हैं या मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, तो उनके उनके जो अधिकार हैं उनको नियंत्रित करने का काम, ताकि वो अपनी मनमानी ना करें, तो उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करती है? संसद ही करती है। देखिए, भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद में पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। अगर संसद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है या किसी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता है, तभी वह क्या है वो महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, और बिना समर्थन के, बिना पूर्ण समर्थन के वो फैसले नहीं ले सकती। तीसरा क्या काम करती है संसद? कि सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है, कि सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, उसके ऊपर संसद का नियंत्रण होता है। और अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। जैसे कि हमारी सरकार क्या करती है, संसद में बजट पेश करती है कि देश को चलाने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, तो पूरा एक बजट है वो उसके अंदर पेश करती है। तो वो बजट जब संसद से पास होता है, संसद ही क्या करती है, मंजूरी देती है उस पैसे को खर्च करने की। बिना संसद की मंजूरी के कोई भी प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य, किसी विभाग का मंत्री, कोई भी सरकारी अधिकारी क्या है, सरकारी जो पैसा है उसको खर्च नहीं कर सकती। चौथा, संसद का काम क्या है कि सार्वजनिक मसलों, ऐसे मसले, ऐसे मामले जो सभी से जुड़े हुए हों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करना, और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। यानी सार्वजनिक मसलों के ऊपर या देश की राष्ट्रीय जो नीतियां हैं, जो देश चलाने के लिए जो नीति बनाई जाती है, उनके ऊपर चर्चा करने का या बहस करने का जो सही जगह है वो क्या है? संसद ही है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है, तो संसद किसी मामले में सूचना मांग सकती है, तो ये संसद को अधिकार है। अगला जो प्रश्न है वो है, संसद भी देश में कानून बनाने की अंतिम शक्ति रखती है। संसद किसी भी देश में कानून बनाने की अंतिम शक्ति रखती है। तो इस जो ये वाक्य है, तो इसकी व्याख्या हमें करनी है। तो कैसे, किस किन बातों से स्पष्ट होता है? पहला क्या है कि संसद में सभी मुख्य निर्णय तथा नीतियों पर परामर्श और वाद विवाद होता है। संसद के अंदर ये काम हो सकता है। दूसरा, संसद के विचार विमर्श सरकार के प्रभाव तथा निर्णय को प्रभावित करते हैं। संसद के अंदर आपस में विभिन्न पार्टियों के बीच में जो विचार विमर्श होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो सरकार के ऊपर और सरकार के जो निर्णय हैं उनके ऊपर पड़ता है। संसद किसी भी नीति को बनाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकती है। तो सरकार के ऊपर दबाव है वो डाल सकती है संसद किसी भी नीति को बनाने के लिए। अगर अधिक से 2/3 से अधिक जो सांसद हैं वो अगर क्या है किसी नीति के पक्ष में है, तो सरकार को क्या है वो बात माननी पड़ेगी। विश्व भर की संसदें नए कानून बना सकती है, वर्तमान कानून बदल सकती है, या वर्तमान कानून में को निरस्त कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है, उसके स्थान पर नए कानून बना सकती है। ये सारे के सारे अधिकार किसको हैं? केवल और केवल संसद को हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है। 3 कारण देते हुए व्याख्या करें।
भारत में संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है और क्यों? हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। कैसे? तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो एक ही है। अब देखिए कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से किन किन रूपों में शक्तिशाली है, या लोकसभा के पास क्या है, राज्यसभा से अधिक अधिकार हैं वो होते हैं। तो अधिक अधिकार हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहले देखिए साधारण विधेयक, कि जो साधारण विधेयक है वो किसी भी साधारण विधेयक का दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। कोई भी साधारण विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। अगर वो लोकसभा में 2/3 बहुमत यानी आधे से अधिक जो सदस्य हैं लोकसभा के, अगर वो उसके पक्ष में होते हैं तो वहाँ से पास होकर के वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में वो 2/3 बहुमत से पास होकर के फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके लिए? उसके सिग्नेचर के लिए। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, उसको एक बार उसको वापस भेज सकता है, फिर वही प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। पहले वो लोकसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा, और फिर वो दूसरी बार अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को क्या है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ते हैं, या उस और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कोई भी विधेयक है वो कानून बन जाता है। तो साधारण विधेयक में यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद हो, तो राज्यसभा और लोकसभा में, तो अंतिम निर्णय संयुक्त सत्र में लिया जाता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त जो बैठक है, संयुक्त सत्र है, वो बुलाया जाता है, जिसमें लोकसभा के सदस्य मौजूद होते हैं और राज्यसभा के सदस्य मौजूद होते हैं, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य बैठते हैं। सदस्यों की अधिकतम संख्या होने के कारण, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अधिक से अधिक कितना, 552 हो सकती है, और राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक क्या है, 250 हो सकती है। तो इस प्रकार क्या है, वैसे भी जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो जो सदस्य किसी मामले के पक्ष में जो जितने अधिक सदस्य होंगे तो उसी की जो बात है वो मानी जाएगी। तो लोकसभा के सदस्य अधिक होते हैं, तो दोनों के बीच में अगर कोई विवाद है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो लोकसभा के ही जो क्या है कि लोकसभा का ही जो लोकसभा की तरफ से जो उसकी राय है उसी को माना जाएगा, या उसी के विचारों को मान्यता है वो दी जाएगी। और फिर आता है धन विधेयक। धन विधेयक क्या है कि वित्तीय मामलों में लोकसभा, इन धन संबंधी मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्ति होती है। कैसे होती है कि एक बार यदि लोकसभा सरकार का बजट अथवा धन संबंधी कोई अन्य कानून पारित करती है, तो सबसे पहले जो धन विधेयक है वो उसको भी लोकसभा में पेश करना पड़ता है। तो लोकसभा अगर उसको एक बार क्या करती है, या कोई सरकार का बजट है या कोई धन संबंधी कोई अन्य कानून है, अगर उसको एक बार वो पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा उसे अपने पास केवल 14 दिन के लिए रख सकती है, अथवा उसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है लोकसभा को। लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और अगर ये विधेयक, कोई भी धन विधेयक अगर 14 दिन तक क्या है तो राज्यसभा में अगर वो रह जाता है तो वहाँ से वो अपने आप क्या है पास हुआ मान लिया जाता है। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है और उनके सिग्नेचर के बाद क्या होता है, वो कानून बन जाता है। उसके बाद देखिए तीसरी जो शक्ति है लोकसभा की, कैसे जो लोकसभा है वो राज्यसभा से शक्तिशाली है। तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मंत्रियों की परिषद को नियंत्रित करना होता है, कि जो मंत्री परिषद है उसको, उसके ऊपर नियंत्रण रखना। वह व्यक्ति जिसे लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। तो उसे वही व्यक्ति क्या है, प्रधानमंत्री बनता है, जिसके पक्ष में क्या है, अधिकतर जो लोकसभा सदस्य अगर उसके पक्ष में है तो उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यदि लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य कहें कि उन्हें मंत्रियों की परिषद पर विश्वास नहीं है, अगर कोई एक सदस्य लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा में पेश कर दे और उस प्रस्ताव को मंजूरी 2/3 से अधिक बहुमत के साथ अगर लोग कह दें कि हमें क्या है, मौजूदा सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, मंत्रियों की परिषद के ऊपर विश्वास नहीं है,
तो क्या होगा, तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, यानी अपना जो पद है उसको छोड़ना होगा। राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं होती है। शक्ति किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। तो लोकसभा के अंदर ही क्या है, सबसे पहले जो लोकसभा के अंदर ही क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश कर सकते हैं। राज्यसभा में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव है पेश नहीं किया जाता। तो इन मामलों में जो लोकसभा है वो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करें, कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है और स्थायी कार्यपालिका क्या है। तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका क्या है, इसके विषय में जानते हैं। देखिए कि राजनीतिक कार्यपालिका ये लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। जितने भी आपके ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, तो इनका चुनाव कौन करता है, जनता करती है। अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके जनता इनका चुनाव करती है। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है, इनकी नियुक्ति कौन करती है, सरकार करती है। सरकार विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करती है, और IAS IPS जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति है वो करती है। ये क्या करते हैं, ये जो लोग हैं ये इन लोगों की सहायता करते हैं सरकार को चलाने में या देश को चलाने में। दूसरा क्या होता है राजनीतिक कार्यपालिका, ये कानून और नीतियों के निर्माता होते हैं। कानून कौन बनाता है, राजनीतिक कार्यपालक। और स्थायी कार्यपालक क्या करता है, इन पर सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने की जिम्मेदारी होती है, यानी उन नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्थायी कार्यपालिका की। राजनीतिक कार्यपालिका तीसरा, ये लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा अगले चुनाव में बदले जा सकते हैं। क्योंकि जो भी अगला चुनाव होता है मुख्यतः भारत के अंदर क्या 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो इनको 5 साल के बाद क्या हो सकता है, अभी प्रधानमंत्री कोई और हो तो अगले 5 साल में कोई और हो सकता है, मंत्री बदल सकते हैं। लेकिन जो स्थायी कार्यपालक होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के बदल जाने पर भी, यानी कोई अगर पार्टी है, मान लो कि BJP की सरकार है और अगले 5 साल के बाद क्या अगर कांग्रेस की सरकार है, तो ये बदलते नहीं हैं, ये परमानेंट रहते हैं और ये अपनी जो पद से केवल रिटायर होते हैं, है ना, इनकी रिटायरमेंट होती है। लेकिन ये क्या है, हर 5 साल के बाद ये बदले जा सकते हैं। ये सरकार बदलने पर बदल जाते हैं, ये सरकार बदलने पर नहीं बदलते हैं। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच में कुछ महत्वपूर्ण जो अंतर है वो दिए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, राजनीतिक कार्यपालक के पास गैर राजनीतिक कार्यपालक से अधिक शक्तियाँ क्यों होती हैं। क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालक है, जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो इनके पास अधिक शक्तियाँ क्यों होती हैं, जबकि ये लोग जो होते हैं गैर राजनीतिक कार्यपालक, ये अधिक पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन ये क्या है, इतने पढ़े लिखे हैं वो नहीं होते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वो कम पढ़ा लिखा हो और वो शिक्षा मंत्री हो, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र के या अपने अपने सब्जेक्ट के विषय के क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि शक्तियाँ केवल राजनीतिक कार्यपालक के पास ही होती है। देखिए पहला क्या है कि लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोच्च होती है, क्योंकि इनका चुनाव कौन करती है, जनता करती है, और जनता की जो इच्छा है वो सर्वोच्च है, इन सबसे ऊपर है। तथा राजनीतिक कार्यपालक का चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। इसलिए इनका चुनाव कौन करती है, जनता करती है। इसलिए क्या है, इनका जो स्थान है वो इनसे गैर राजनीतिक कार्यपालक से ऊपर है। राजनीतिक कार्यपालक का यानी जो हमारे प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो अन्य मंत्री हैं, उनका स्थान गैर राजनीतिक कार्यपालक से ऊपर है, क्योंकि इनकी जो चुनाव है वो कौन करती है, जनता करती है, और जनता की जो इच्छा है वो क्या है, सर्वोच्च है, इन सबसे ऊपर है। सभी राजनीतिक कार्यकारी अधिकारी लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये जो राजनीतिक कार्यपालक होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य हैं, जो अन्य जो मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, तो ये क्या है, इनको लोगों को जवाब देना पड़ता है। लोग उन्हें बदल सकते हैं। यदि वे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते तो लोग इनको बदल भी देते हैं। तो लोगों को जवाब देना पड़ता है, इसलिए क्या है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। इनको लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। गैर राजनीतिक कार्यकारी अधिकारी अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, कि ये जिस क्षेत्र में क्या है, इनकी ड्यूटी होती है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, ये अपने अपने क्षेत्र के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। परंतु राजनीतिक सरकार कार्यकारी अधिकारियों को सबके हित के लिए सोचना पड़ता है।
तो ये जो राजनीतिक कार्यपालक है ये सबके हित के लिए सोचता है। विशेषज्ञ मार्ग तो बता सकते हैं, जो ये लोग हैं इनको रास्ता दिखाते हैं, काम करने का मार्ग तो बता सकते हैं, परंतु राजनीतिक कार्यकारी अधिकारी का व्यापक दृष्टिकोण होता है, इसलिए वे लक्ष्य का निर्णय लेते हैं। इसलिए वे क्या करते हैं कि वो अपने ये केवल रास्ता दिखाते हैं, निर्णय ये जो राजनीतिक कार्यपालक है वो अपनी सूझबूझ से लेते हैं और ऐसा निर्णय लेते हैं जो सारे समाज के लिए क्या हो, कल्याणकारी होता है। तो ये इसलिए जो राजनीतिक कार्यपालक है वो गैर राजनीतिक कार्यपालक से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मंत्री परिषद की संरचना का उल्लेख करें कि मंत्री परिषद है वो क्या होता है या मंत्रिमंडल से क्या अभिप्राय है। मंत्रियों के विभिन्न वर्गों की चर्चा करें, मंत्री परिषद क्या होती है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो मंत्री परिषद क्या है, तो मंत्री परिषद को जानने के लिए हम पढ़ते हैं कि मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा निकाय है, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसमें मंत्रियों के तीनों पदों के मंत्री शामिल होते हैं। तो इसमें 3 तरह के मंत्री हैं वो शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। इसमें 60 से लेकर के 80 जो मंत्री हैं वो इसके अंदर होते हैं। मंत्री परिषद को 3 वर्गों में बांटा जाता है। जो जितने मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के अंदर, तो 60 से 80 जो मंत्री होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, यह मंत्री परिषद का शीर्ष समूह होता है। इन सबसे बड़े जो मंत्री हैं वो होते हैं, ये सत्ताधारी पार्टी का या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। जिस पार्टी की सरकार है या जिन पार्टियों को मिला करके एक गठबंधन सरकार बनी है, तो उनके जो बड़े नेता हैं वो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, जैसे शिक्षा, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, है ना। इनके जो विदेश मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, तो बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं या बड़े बड़े जो विभाग हैं वो इनके अधिकार में होते हैं। ये वरिष्ठ नेता होते हैं, ये मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठ के करते हैं। तो इनकी ही बैठक होती है। प्रधानमंत्री जब भी कोई फैसला लेता है, कोई नीतिगत निर्णय लेता है, तो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनके साथ मिल करके कोई भी फैसला है वो लिया जाता है देश के हित में। दूसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं उनको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। ये कौन होते हैं, ये अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। ये क्या है, ये बड़े मंत्रालयों के, ये क्या होते हैं, छोटे मंत्रालयों के, छोटे विभागों के प्रभारी होते हैं। ये छोटे विभाग इनके अधिकार में होते हैं। ये विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही, जब इनको आमंत्रित किया जाता है तभी ये कैबिनेट, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, अन्यथा इनको इनकी बैठक में हिस्सा लेने का भी अधिकार नहीं है। तीसरा क्या है, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। जो इनके विभाग जैसे शिक्षा विभाग है, कृषि है, तो ये क्या करते हैं, ये इनसे जुड़े होते हैं, ये इनकी सहायता करते हैं कामकाज को सही तरीके से चलाने के लिए। तो ये राज्य मंत्री इनकी सहायता करते हैं। जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री हैं इनकी सहायता ये करते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री हैं वो मंत्री परिषद के अंदर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसको हम किस प्रकार हटा सकते हैं, उसको हटाने का तरीका क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा संविधान के उल्लंघन के लिए अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अगर वो, तो महाभियोग क्या होता है कि उसके ऊपर आरोप होता है कि उसने क्या किया, संविधान के अनुसार उसने काम नहीं किया, संविधान का उल्लंघन किया, तो उसके कारण उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश पर दोष के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। लोकसभा में या राज्यसभा में अगर उसके ऊपर कोई दोष है, अगर वो दोषी है, तो उसके प्रस्ताव को किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में उसको रख सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव तभी रखा जाता है यदि सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस दिया गया हो। ये जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है ये तभी रख सकते हैं यदि उस सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा नोटिस दिया गया हो कि यह व्यक्ति क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है।
उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। कि वो प्रस्ताव है भी, हाँ ये क्या कर रहा है, संविधान के का उल्लंघन कर रहा है, तो सदन की जो कुल संख्या है उसके 2/3 यानी आधे से अधिक सदस्य हैं उस प्रस्ताव को पारित कर दे, वो मान ले कि हाँ ये क्या कर रहा है कि जो संविधान है उसका उल्लंघन कर रहा है। फिर उस पर लगाए गए दोषों की जांच दूसरे सदन द्वारा की जाती है। दूसरा सदन क्या करता है, उसके ऊपर लगाए गए दोष है उसको जांच करता है। न्यायाधीश को अपने विरुद्ध लगाए गए दोषों का जवाब देने के लिए समय प्रस्तुत होने का अधिकार है। वह खुद भी क्या है, संसद के किसी भी सदन में क्या है, वो खुद भी पेश हो सकता है। अपने ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं उनके विरुद्ध उसे वकील द्वारा सफाई प्रस्तुत करने का अधिकार भी है। यदि दूसरे सदन में 2/3 मतों द्वारा दोषों को सही करार दिया जाता है, 2/3 आधे से अधिक अगर सदस्य ये कह दे कि ठीक है जो दोष लगाए गए हैं वो सही है, तो महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार्य होता है। तो इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ता है। उसके बाद आते हैं कि जनहित याचिका क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए कि जनहित याचिका क्या है, इसका महत्व क्या है। यदि सरकार के कार्यों द्वारा सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचता है, सार्वजनिक मतलब लोगों के मिले जुले जो हित हैं, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो कोई भी न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है। मतलब कोई भी न्यायालय के अंदर क्या है, अपनी जो याचिका है वो डाल सकता है। इसे जनहित याचिका कहा जाता है। जनता के हित में याचिका है, कोई भी व्यक्ति है वो डाल सकता है। अगर सरकार के द्वारा बनाए गए किसी नियम से, किसी कायदे कानून से अगर लोगों को नुकसान होता है, लोगों के हितों को नुकसान होता है, किसी को भी अगर नुकसान होता है तो कोई भी न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है और इसे जनहित याचिका कहते हैं। जो वो केस है वो डाल सकता है किसमें, न्यायालय के अंदर। तो न्यायालय निर्णय लेने के लिए सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। कि न्यायालय जब निर्णय लेता है तो सरकारी शक्तियां उसके अंदर क्या है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, तो उसके लिए जो न्यायालय है वो उसके अंदर क्या है, हस्तक्षेप करता है। वे सरकारी अधिकारियों के दुराचार पर अंकुश लगा सकते हैं। तो ये जनहित याचिका क्या है, आम व्यक्ति जनहित याचिका है वो न्यायालय में डाल सकता है। और ये इस जनहित याचिका के माध्यम से जो सरकार है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती और जो सरकारी अधिकारी हैं वो लोगों के साथ क्या है, दुराचार यानी बुरा व्यवहार है वो नहीं कर सकते, उसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। तो यही महत्व है इस जनहित याचिका का। उसके बाद देखिए कि आपका जो टेस्ट होगा पीरियोडिक टेस्ट, उसमें आपका ये जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का कामकाज जो ये लेसन है, जो लेसन नंबर 5 है आपका 5, जो कि ये लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 का अध्याय 5 है, यही आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। धन्यवाद।